हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 की जो आपकी हिंदी की बुक है न्यू बुक मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 1 माँ कह एक कहानी। तो यहाँ पे एक बच्चा जो अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुना दो, तो उन्हीं के बीच की बातें यहाँ पर हो रही हैं। सो माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो जब वो बेटा बोलता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, तो वो माँ बोलती है कि तो क्या तुझे मुझे जो है तो अपनी नानी समझ रहे हो जो हमेशा कहानी सुनाती रहती है। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, लेकिन मुझे तो पता है ना कि तू मेरी नानी की बेटी ही है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, कि ऐसे लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, कि कोई राजा या रानी की जो भी है मुझे एक कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो यहाँ पर वो कहानी सुनाने लगे हैं कि तू बहुत हठी है, जिद्दी है, तो अब ये कहानी सुन कि उपवन बगीचे में बहुत सवेरे सवेरे, तात का मतलब पिता, भ्रमण करते हैं तेरे। ठीक है। नाउ जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब जो सुगंध है वो, जहाँ सुरभि मनमानी। ठीक है, यहाँ पर बार बार सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं। हाँ माँ यही कहानी, तो वो बोलता है कि हाँ माँ यही वाली कहानी मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले, यानी कि अलग अलग रंग के जो है वहाँ पर फूल खिले हुए हैं। झलमल कर हिम बिंदु जिले हैं। अब हिम बिंदु का मतलब जहाँ पे बर्फीला या पानी है उसके बारे में बात हो रही है, कि जो पानी है, बर्फीला पानी है, वो छिल रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है। हल्के झोंके हिले मिले, और हवा के जो है हल्के हल्के झोंके भी, यानी बगीचे के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, ठंडा बहुत ठंडा सा पानी भी वहाँ पर है, और हवा के झोंके भी आ रहे हैं, हवा भी बह रही है। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। लहराता था पानी यानी कि जब पानी में वो लहर बनती है, वेव्स आती है, तो उनके लिए बोला जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि यही कहानी। खाते थे गाते थे खग कलकल स्वर में, खग का मतलब पक्षी, जो पक्षी जो है वहाँ पर अपनी आवाज़ या चहचहाट से गा रहे हैं। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होके खरशर से। तो वहाँ पर क्या हुआ, एकदम से, सहसा मतलब एकदम से, एक हंस ऊपर से गिरा, हंस गिर गया, बिद यानी कि बिद होकर खरशर से, वो अपने जो है जो उनका जो तीर या कोई भी चीज़ छोड़ी होगी जिसकी वजह से वो किसी मतलब विद्वान ने, किसी ज्ञानी ने या किसी शिकारी ने जो है उसके भेद दिया होगा, उसका शिकार किया है, तो एकदम से नीचे गिरा। कोई पक्ष की हानि, और उसका जो पंख है उसकी हानि हो गई, वो टूट गया है। करुणा भरी कहानी, और ये कहानी बहुत ही करुणा भरी है, संपत्ति वाली है। चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो उन्होंने जो है फिर उसको उठाया, एकदम से उसको हंस को देखते ही, जो पिता अभी भ्रमण कर रहे थे उपवन में, जैसे उन्होंने वो उसको हंस को देखा कि किसी ने उसकी जो पंख है उसको भेद दिया है, उसका उस पर चोट लग गई इसलिए वो गिरा है, तो जैसे उन्होंने उठाया तो ऐसे लगा कि उस हंस के ऊपर भी कोई नया जन्म उसने पा लिया। इतने में आखेटक आया, आखेटक कौन, जो शिकारी था जिसने उस हंस को भेदा था। लक्ष्य सिद्धि का माने, यानी कि उसने जो लक्ष्य सिद्धि की थी या जो उसने मारा था उसे, उसको मनाने के लिए कि मेरा है मुझे दे दो, लक्ष्य सिद्धि का माने। कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तो उसने आते क्या बोला कि ये पक्षी को मैंने मारा है, इसके पंख को मैंने जो है चोट लगाई, तो ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तुम्हारे जो पिता हैं वो रक्षा करने वाले थे, तो वो क्या बोलते हैं, तब उसने जो था वो खग भक्षी, खग मतलब पक्षी, भक्षी मतलब मारने वाला, तो तब उन्होंने वो जो खग भक्षी था उसको वो पक्षी नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, हट करके ही ठानी, उन्होंने हट करके ही ये बात ठान ली थी कि पक्षी उसे नहीं देंगे, बल्कि खुद उसका उपचार करेंगे, इलाज करेंगे ताकि वो ठीक हो जाए। अब बढ़ चली कहानी, अब जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हुआ विवाद सद्य निरध्य में, अब दोनों के बीच में विवाद होने लगा, वो बोल रहा है कि मैंने मारा तो मेरा, पिताजी बोल रहे कि मुझे मिला है तो ये अब मेरा है। उभय आग्रही थे सब विषय में, सब विषय में, तो सब लोग जो है एक तरह से दोनों के दोनों ही अपने अपनी बात को बोल रहे थे कि ये मेरा पक्षी है, और ये आग्रही मतलब किसी से आग्रह करना, वो बोल रहे हैं कि मैंने इसे मारा है, मेरी वजह से नीचे गिरा तो मेरा है, और पिताजी बोल रहे हैं कि वो मेरे उपवन में गिरा है तो मेरा है, तो दोनों ही इस विषय में अपना अपना पक्ष रख रहे थे। गई बात अब न्यायालय में, यानी कि कोर्ट में ये बात गई जो वहाँ पर था उसमें, सुनी सभी ने जानी, तो सबने इस बात को सुना और सबने ही जाना कि क्या बात है। व्यापक हुई कहानी, अब तो ये बात सबके पास में फैल गई थी कि ये हुआ है, इसने मारा है, तो उसके उपवन में जाके गिरा और उन्होंने उसे उठा लिया, तो अब ये बात सब में फैल गई। अब माँ जो है उसको बोलती है अपने बेटे को, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका।
तो राहुल अब तू ही बता कि न्याय किसका पक्ष ले रहा है, ये पिताश्री को मिलनी चाहिए या फिर उस शिकारी को ये हंस मिलना चाहिए। कह दे निर्भय जय हो, जो हो जय हो जिसका। तो जो मतलब निर्भय होकर बिना डरे तुम्हें बताना है कि यह पक्षी अब किसको मिलना चाहिए। सुन लो तेरी बाणी, माँ मेरी क्या बाणी। तो बोलता है कि मैं तेरी भी विचार सुन लूँगी क्या है। तो बोलता है कि मेरी क्या बाणी, मैं तो सुन रहा था कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। तो माँ बोलती है कि अगर किसी ने निरपराध को मारा है, यानी कि जैसे उस हंस है उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उसको मार दिया और कोई दूसरा जो है उसका इलाज कर रहा है तो क्यों ना करे वो। तो रक्षक जो है वो भक्षक पर हमेशा ही भारी होगा, यानी कि भक्षक मारने वाला, रक्षक बचाने वाला। तो मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा ही होता है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। और न्याय तो हमेशा दया करने वाले का ही होता है, तो किसे मिलेगा, वो तात को मिलेगा। तूने गुनी कहानी। तो बोल रहे कि हाँ तूने कहानी को अच्छे से सुन लिया है। और ये कहानी किसने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। अब उनका कुछ परिचय यहाँ पर दिया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। मतलब एक उनकी बहुत सारी कविताएं होंगी, उनमें से एक लिया है ये। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में, फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा अन्य जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले सारांश देख लेते कि कविता में क्या बात की गई थी। तो यह कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, जो हमने अभी पढ़ा। कविता में एक पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। माँ उसे करुणा और न्याय से भरी कहानी सुनाती है, जिसमें एक घायल हंस को बचाने की घटना होती है। कहानी के माध्यम से माँ पुत्र को करुणा, दया और न्याय का महत्व समझाती है। और लास्ट में माँ क्या करती है, निर्णय का कार्य पुत्र पर छोड़ती है, जिससे उसका नैतिक विकास होता है। यह कहानी संवादात्मक शैली से रची गई है, यानी कि संवाद होता है, बातचीत होती है। और इसमें प्रकृति का सुंदर चित्रण भी मिलता है। और पाठ का मुख्य संदेश क्या है, न्याय में करुणा का होना। नाउ अब शब्दार्थ है चेटी, यानी कि तेज या धूर्त या चालाक, जैसे हम बोल देते हैं। हटी, जिद्दी, अडिग। मानधान, सम्मान या प्रतिष्ठा। सवेरे, प्रातः, सुबह सुबह का जो टाइम होता है। उपवन, बाग या बगीचा। तात, पिता। सुरभि, खुशबू। हिम बिंदु, बर्फीला पानी या ठंडा पानी आप बोल सकते हैं। खग, पक्षी। बिद, कोई विद्वान या ज्ञानी। आखेटक, शिकार, शिकारी या शिकार करने वाला। लक्ष्य सिद्धि, उद्देश्य की प्राप्ति या उद्देश्य की पूर्ति। आहत, चोटिल होना। खग भक्षी, यानी कि जिसने खग भक्षी का नाम आ रहा है, तो खग का मतलब पक्षी होता है, भक्षी मतलब मारने वाला। रक्षक, संरक्षक या सुरक्षा करने वाला। भक्षक, नाश करने वाला, ठीक है, जो किसी को चोट पहुंचाता है। सहृदय, निरदय, दयालु और निर्दयी। करुणा, दया। उभय, दोनों या फिर दोनों ओर से। न्यायालय, अदालत या कोर्ट। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है, ताकि उसमें सही और गलत की समझ विकसित हो सके। कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दिखाने के लिए। कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ आया कि न्याय को हमेशा करुणा का साथ देना चाहिए। अगर वो उसको, जिसने शिकार किया था, उसे ही वो पक्षी को वापस दे देंगे तो उससे क्या होगा, वो उसे मार देगा। लेकिन अगर वो दूसरे को देंगे तो क्या करेगा, उसका इलाज करके उसे ठीक कर देगा। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो आप अपने मित्रों से चर्चा भी कर। देखो अब इसमें आंसर जरूरी नहीं यही हो, आपके फ्रेंड दूसरा आंसर भी चुन सकते हैं। तो अगर जिसने जो सही चुने हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना अपना वो देंगे कि इन्होंने जो है ये वाला आंसर क्यों चुना। तो जैसे सही गलत की पहचान जरूरी है, करुणा और न्याय दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट है मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि माँ, पुत्र और पिता कौन है? तो अपने समूह में इस पे चर्चा करनी है और यहाँ से आपको मैच करना है। जैसे कि बेटा कौन है, सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। माँ कौन है, यशोधरा है, एक राजकुमारी है, सिद्धार्थ की पत्नी।
और सिद्धार्थ कौन है जो पिता की बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ एक राजकुमार है जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो उनके बारे में ये कविता थी। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए और आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। कोई निरपराध को मारे तो कोई क्यों अन्याय उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। सो इन पंक्तियों का अर्थ है कि अगर कोई निर्दोष को तकलीफ पहुंचाया या उसे मारने की कोशिश करे तो दूसरों का कर्तव्य है कि वे उस निर्दोष की रक्षा करें। यह भी कहा गया है कि न्याय वही सच्चा है जो दया के साथ किया जाए, यानी दयालुता को ध्यान में रखते हुए ही फैसला किया जाए। यहाँ यह सिखाया गया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होना और निर्दोष की रक्षा करना सर्वोच्च या सच्चा न्याय है। हुआ विवाद सद्य निरध्य में, उभय आग्राही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जाने। सो इन पंक्तियों का अर्थ है कि दयालु और निर्दयी व्यक्ति के बीच घायल पक्षी को लेकर विवाद हो रहा था कि ये मेरा है या मेरा है। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़े रहे और अपने विचारों को सही ठहराने की कोशिश करते रहे। जब आपसी सहमति से बात नहीं बनी तो मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां सबने इस घटना को सुना और समझा। यह बताता है कि जब कोई विवाद हल नहीं होता तो न्याय के माध्यम से उसका समाधान ढूंढा जाता है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और आप उससे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। सो न्याय दया का दानी, क्योंकि इसमें कविता का मूल संदेश स्पष्ट होता है। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था। सो घायल पक्षी की रक्षा को लेकर विवाद हुआ। पिता उसे बचाना चाहते थे और आखेटक उसे अपना शिकार मान रहा था। नेक्स्ट है, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा, ताकि वह सही गलत की पहचान स्वयं कर सके और न्यायप्रिय बने। यदि कहानी में आप उपवन में होते और घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते, आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। यदि उपवन में होता तो घायल पक्षी को बचाकर उसकी चिकित्सा करता। न्याय यह होता कि जान बचाना प्राथमिकता है। कहानी में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। सो माँ बेटे को सिखाने वाली, दयालु और शिक्षिका है और बेटा जिज्ञासु और न्यायप्रिय बनने की कोशिश करता है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा किया, क्योंकि उसी से निर्णय लेने के लिए कहा गया था। यदि आप किसी को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो सबका अलग अलग होगा। यहाँ पर घायल हंस को उपचार के लिए सुरक्षित स्थान ले जाते और फिर न्यायाधीश से निर्णय करवाते। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना में से बताए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। हंस कहता है मुझे क्यों मारा, आखेटक कहता ये मेरा अधिकार है। बहस होती, हंस जीवन के अधिकार का तर्क देता और आखेटक शिकार का। मान लीजिए कि माँ ने जो कहानी सुनाई, आप भी उसमें एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे, तीर चलाने वाला, पक्षी को बचाने वाला, न्यायाधीश या कोई अन्य पात्र जो आप कहानी से जोड़ना चाहें। सो पक्षी को बचाने वाला, क्योंकि वह दया और करुणा का प्रतीक है। संवाद है, इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। तो उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। जैसे पुत्र द्वारा कौन कौन से कहे गए हैं। माँ कह एक कहानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। लहराता था पानी, यानी कि जब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो माँ ने मतलब बच्चे ने पूछे उनसे, हाँ हाँ यही कहानी। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो कोई क्यों न उसे उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब माँ ने जो कथन कहे हैं वो, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बुद्ध बिद होकर खरशर से,
हुई पक्ष की हानि, चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करके उसने ठानी। हुआ विवाद सद्य निरद्य में, उभय आग्रही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जो हो जिसका, सुन ले तेरी बानी। अब शब्द जो जुड़े हुए हैं प्रकृति से, उन सबको हमें यहाँ लिखना है कविता से। तो जैसे कि फूल, पानी, सवेरे, उपवन, खग, हवा, हिम बिंदु, तो ये हिम बिंदु आएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा। अब पंक्ति से पंक्ति, नीचे 2 स्तंभ दिए हैं, कॉलम है 2 आपके 1 और 2। निम्नलिखित पंक्तियों को जो है आपको मिलाना है इस तरह से, ठीक है। जैसे कहती है मुझसे यह चेटी, यह सेविका मुझसे यह कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, हे मेरे पुत्र तू बहुत हठी है। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हिमकण ओश की बूंदों से झिलमिला रहे थे। गिरा बिद होकर खरशर से, तो तेज धार वाले तीर से वो घायल होकर गिर गया। हुआ विवाद सहृदय निरृदय में, तो दयालु और निर्दयी व्यक्ति में झगड़ा हुआ। विवाद मतलब झगड़ा नहीं बोल सकते, बातचीत के बीच में जो विवाद हुआ वो। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तो बिना डरे कह दे कि जीत किसकी हुई है। तूने गुनी कहानी, तूने कहानी को समझ लिया है। उभय आग्रही थे सब विषय में, तो दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब उसने जो था खगपक्षी हट करके ठानी, तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय लिया था। रक्षक पर भक्षक को वार न्याय दया का दानी, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। अब कविता की रचना है, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत पाठकों को बेहतर ढंग से समझ आई। इस कविता के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए कविता में माँ बेटे का संवाद, जिसमें संवादात्मक शैली कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें प्रकृति और कार्यों का वर्णन है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। तो इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषता की सूची बनाइए। अपनी बनाई समय समूह की सूची को कक्षा में एक साथ बताइए। तो इस समूह के रूप में पहचानी गई कविता की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हो सकती है। संवादात्मक शैली है, माँ और बेटे के बीच बातचीत, वर्णनात्मक, प्रकृति का वर्णन, लय और तुकबंदी का प्रयोग हुआ है, पुनरावृत्ति है यानी कि बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराया गया है, सरल और सहज भाषा है, आसानी से समझ आ सकती है, प्रश्न और उत्तर का समावेश है, कहानी कहने की शैली और नैतिक संदेश दिया गया है। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियां एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। इसमें हमें बताना है कि विशेषताएं कौन सी हैं और पंक्तियां कौन सी। जैसे संवाद दिए गए हैं, तो ये जो नंबर 3 पर दिया है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। सो इस तरह से करना है। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपस में मिलती जुलती जहाँ पर आ रही है वो आपको बताने हैं। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। कुछ शब्द 2 बार आए हैं और साथ साथ आए हैं, जैसे कि वर्ण हो गया, ठीक है। वर्ण में फूल खिले हैं, झलमल कर हिम बिंदु छिले हैं, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। कुछ जो है विपरीत शब्द भी आए हैं, जैसे कि कोमल और कठिन हो गया। प्रकृति का वर्णन किया गया है। सो प्रकृति के वर्णन के लिए हम कौन सा ले सकते हैं, यही वाला वर्ण के फूल खिले हैं। प्रकृति को पूरी तरह से उपवन में बताया गया है किस तरह से है। एक ही वर्ण के शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द आए हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर किया गया है जहाँ पर। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ है कि बेटा तूने क्या मुझे मेरी नानी समझ लिया। तो वो बोलता है कि ये जो मुझे बता रही कि आप तो मेरी नानी की बेटी हैं। और शब्द की वर्तनी जो है बदल कर उपयोग किया गया, जैसे कि वाद विवाद सहृदय निरृदय, इस तरह से। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जा सकता है।
कि सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे, तो अब आप भी पाठ में किस एक पद का एक अनुच्छेद लेकर उसको अनुच्छेद के रूप में लिखना है। तो जब घायल हंस गिरा तो वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत उसे उठाया और उसकी देखभाल की। हंस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया है। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। तभी अचानक शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने दावा किया कि वह हंस उसका शिकार है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आया है। यहाँ एक बड़ी ही नाजुक और कठिन परिस्थिति थी, क्योंकि एक तरफ घायल पक्षी था जिसे जीवन दान मिला था और दूसरी तरफ शिकारी था जो उसे अपना निशाना बता रहा था। यह कहानी करुणा और क्रूरता के बीच की खींचतान को दर्शाती है। कविता में विराम चिन्ह आए हैं, माँ, उसके बाद ये देखो ये साइन लगा है, एक कहानी और ऊपर भी 2 साइन लगे हैं। सो इन पंक्तियों में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई देते हैं। अल्प विराम, जो ये कोमा लगते हैं, इसे हम बोलते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम ये लाइन लगाते हैं जिसे बोलते हैं पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह, यानी कि जो बात एज इट इज़, जैसे आपने किसी को कोई बात बोली और अगर उसे वो बात सामने वाले को एज इट इज़ बतानी है आपकी तरह ही, तो ये उद्धरण चिन्ह का यूज़ किया जाता है। इस कविता में विराम चिन्ह का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पढ़ते समय थोड़ा रुकना है या अधिक रुकना है। अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा, विराम का मतलब आराम। तो अगर कोमा है तो थोड़ा सा रुकना है, अगर पूर्ण विराम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ी देर के ज़्यादा रुकना है। कौन सी पंक्ति किसने कही, पुत्र ने या माँ ने, तो उसके लिए ये वाले साइन यूज़ किए गए हैं। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है तो वो क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आश्चर्य वाली बात है तो ये लगाया गया है। सो नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्ह के दिया गया है। आपको उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे राहुल, कोमा लगा है, तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, क्वेश्चन मार्क, कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बाणी, माँ मेरी क्या बाणी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो कोई क्यों अन्याय उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुणी कहानी। तो इस तरह से आप जो मतलब ऑलरेडी आपकी उसमें लगे हुए हैं कविता में, जब आपने पढ़ी है तो उसके साथ ही लगाना है। अब जो कविता को सुनाना है विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। पाठ के आगे कुछ बन सकते हैं, जैसे सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। आप या अपने परिजन भ्रमण के लिए, घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। सो मैं और मेरे परिजन भ्रमण के लिए अक्सर पार्क या बगीचों में जाते हैं। हम कभी कभी ऐतिहासिक स्थलों और प्रकृति से भरपूर स्थानों पर भी घूमने जाते हैं। हम भ्रमण पर इसलिए जाते हैं क्योंकि यह हमें ताज़ी हवा में समय बिताने, व्यायाम करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का मौका देता है। इससे हमारा मन शांत होता है और हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे, और आप किसकी और कौन सी कहानी सुनते हैं। तो मैं बचपन से अपनी दादी और माँ से कहानियाँ सुनता था। वे मुझे परियों, राजा रानी और जानवरों की कहानियाँ सुनाती थी। मुझे पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ बहुत पसंद है क्योंकि इनमें नैतिक शिक्षाएं होती हैं। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों? हाँ, कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है। इससे श्रोता की रुचि बनी रहती है। श्रोता मतलब जो सुनने वाला है, और वह कहानी में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रश्न पूछने से कहानी अधिक संवादात्मक और रोचक बन जाती है और श्रोता कहानी के संदेश को बेहतर ढंग से समझ पाता है। कविता में बालक अपनी माँ से बार बार नानी कहानी सुनने की हट करता है। तो क्या आप भी अपनी कोई कहानी आपको भी कोई बार बार कहानी सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो हाँ, मुझे शेर और खरगोश की कहानी बार बार सुनने का मन करता है। इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। मुझे ये कहानी इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें खरगोश अपनी बुद्धिमानी से शेर को हरा देता है, और यह कहानी मुझे सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके किसी मुश्किल का सामना करना चाहिए। निर्णय लेना। राहुल, तू निर्णय कर इसका। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, आप बताइए कि आप इन स्थितियों में क्या करेंगे। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ा है, तो मैं अपने मित्र को समझाऊंगा कि उसने गलती से नियम तोड़ा है और अगली बार ध्यान रखने के लिए कहूँगा। मैं खेल को निष्पक्ष रखने की कोशिश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी को अन्याय न हो। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है,
तो मैं चिढ़ाने वाले को रोकूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि यह गलत है। मैं पीड़ित सहपाठी का समर्थन करूंगा और उसे बताऊंगा कि वह अकेला नहीं है। मैं शिक्षक से भी इस बारे में बात कर सकता हूं ताकि वह हस्तक्षेप कर सके। एक समूह परियोजना के बीच एक सहपाठी आपके भाग का कार्य नहीं कर रहा, तो मैं उस सहपाठी से बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि समस्या क्या है। मैं उसे उसके काम करने में मदद करने की पेशकश करूंगा और उसे समय पर काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। यदि समस्या बनी रहती है तो मैं शिक्षक को सूचित कर सकता हूँ। आपके दो मित्रों के बीच छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो रहा है, तो मैं दोनों को शांत करने की कोशिश करूंगा और उन्हें एक दूसरे की बात सुनने के लिए कहूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ना ठीक नहीं है और उन्हें मिलकर समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया है, तो मैं शिक्षक को सच्चाई बताऊंगा और यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि मेरे सहपाठी ने वह काम नहीं किया है। मैं न्याय के लिए खड़ा रहूंगा और अपने सहपाठी का समर्थन करूंगा। एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है, तो मैं उसे समझाऊंगा कि हार जीत खेल का हिस्सा है और उसमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं उसे उसकी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करूंगा और अगली बार बेहतर करने के लिए प्रेरित करूंगा। कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है, बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं शिक्षक से अनुरोध करूंगा कि वे उसे बोलने का मौका दे। मैं उसे प्रोत्साहित करूंगा और उसकी बात ध्यान से सुनूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे कक्षा में अपनी राय व्यक्त करने में सहज महसूस हो। सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपसे सहायता मांगता है, तो मैं उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहूंगा और मैं उस विषय को समझने में मदद करूंगा और उसे अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह आत्मविश्वास महसूस करे और अपनी पढ़ाई में सफल हो। अब सुने कहानी। आपने देश और विश्व में अनेक कहानियां लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनाते आ रहे हैं। इन कहानियों को क्या बोलते हैं? लोक कथाएं। आपने घर और आसपास सुनाई जाने वाली किसी कथा को लिखकर कक्षा में सुनाना है। आपको जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोग कथा लिखना चाहिए, यानी कि जिसमें आपको बतानी है, उसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है बूढ़ी अम्मा और जादुई घड़ा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह बहुत गरीब थी और उसका कोई नहीं था। एक दिन उसे जंगल में एक जादुई घड़ा मिला। घड़े ने कहा, जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अम्मा ने सबसे पहले भोजन मांगा। घड़ा तुरंत स्वादिष्ट भोजन से भर गया। फिर उसने कपड़े मांगे तो घड़ा सुंदर कपड़ों से भर गया। अम्मा बहुत खुश हुई। उसने घड़े का इस्तेमाल करके गाँव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने सबको भोजन और कपड़े दिए। गांव वाले अम्मा का बहुत सम्मान करने लगे। एक दिन गांव के जमींदार को घड़े के बारे में पता चला। वह लालची था और उसने घड़ा चुराने का फैसला लिया। उसने अम्मा को डरा धमकाकर घड़ा छीन लिया। लेकिन जब जमींदार ने घड़े से कुछ मांगा तो घड़े ने आग निकलने लगी घड़े से। जमींदार डर गया और उसने घड़ा वापस अम्मा को कर दिया। अम्मा ने जमींदार को माफ कर दिया और घड़े का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए फिर से करने लगे। गाँव वाले हमेशा खुश रहे और अम्मा का सम्मान करते हैं। अब कुछ पहेलियां हैं। नानी की बेटी है कौन, मामा की बहना है कौन, तो कौन है वो आपकी? और आगे भी है, भारिया के पिता है कौन और भाभी है चाचा की कौन, तो कौन है आपकी माँ। आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने सुनाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पैर और पर और पैर, तो ये कौन है? पक्षी। तीसरी है, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो इसका नाम बताओ? सुरभि, यानी कि संगीत। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।